Hello students, my name is Amit and today we are going to start a new lesson of class 9th, that is diversity in living organism. This is also known as biodiversity. Okay students, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है बायोडाइवर्सिटी। देखो बच्चों, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। अगर हिंदी में बात करें तो मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी, तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है उसके बारे में ये जो हमारा पूरा चैप्टर जो है वो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरी में या कैसे कैटेगराइज करते हैं उसके बारे में इनकी हमें स्टडी करनी है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हमारे अगर आप देखो अपने डे टू डे लाइफ में तो आपको इतने सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे डे टू डे लाइफ में देखते हो कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, रैट्स हैं, एलिफेंट हैं, फिर फिश है, और फिश में भी बहुत अलग अलग टाइप्स के जो हैं, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ फिश। क्योंकि फिश के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी हैं। फिर इसी तरह अगर आप टाइगर देखो, लायन देखो और ज़ीब्रा, इस तरह से हमारे बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है। तो बायोडाइवर्सिटी का मीन्स यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, वही हमारा जो प्रॉपर जो आ जाता है वो क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि अगर हम एक एनिमल को उठाएं और उनकी स्टडी करें तो हमें कितने सारे साल लग जाएंगे, है ना। कि अगर मान लो कि हमने मान लो एलिफेंट को चूज़ कर लिया और एलिफेंट के ऊपर ही हमें स्टडी करनी है कि एलिफेंट के बारे में सब कुछ जानना है, तो एलिफेंट के बारे में हमें जानने में कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऐसे मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ हैं। ओके, तो हम अपनी पूरी लाइफ में भी थोड़े बहुत मतलब 10% भी हम स्टडी नहीं कर पाएंगे अगर हम एक करके जो है स्टडी करें, अगर एक करके लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी करें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जैसे प्लांट्स को देखो, प्लांट्स भी कितने डिफरेंट काइंड्स के हैं, है ना। अलग अलग टाइप्स के होते हैं, डेजर्ट में अलग होते हैं, माउंटेन्स रीजन में अलग होते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर अलग होते हैं, ओशन वाले जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे अलग टाइप्स के होते हैं, है ना। और जो हमारे प्लेन्स में होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। ओके, तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर जो है इतनी डाइवर्सिटी है कि हम उनको एक लाइफ में या बिना कैटेगराइज करें उनकी स्टडी कर पाना इम्पॉसिबल वर्क है एक तरीके से। इसलिए हमें उनकी क्या करनी पड़ती है? उनकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। क्लासिफिकेशन मीन्स उनको हमें डिवाइड करना पड़ता है, डिफरेंट कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की थी वो अरिस्टोटले ने की थी। ठीक है, उन्होंने, और ये सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, कौन? ये सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन थी। सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल ना बोल के सिंपलेस्ट बोल दो। ठीक है, सबसे सिंपल जो थी क्लासिफिकेशन अरिस्टोटले ने की थी। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था वाटर लिविंग्स, लैंड लिविंग्स और एयर लिविंग्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया था? कैटेगराइज कर दिया था। लेकिन बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या थी? देखो, हम जानते हैं वाटर लिविंग्स के अंदर आपके क्या क्या होते हैं, जैसे फिश हो गई, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गई। ठीक है, उसी तरह सी हॉर्स हो गया। ठीक है, तो देखो अगर हम इन सबको देखें तो क्या सभी आपको एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं। देखो, फिश जो होती है उसका स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है एज कंपेयर टू ऑक्टोपस, स्टारफिश, सी हॉर्स। ठीक है, इन सभी के स्ट्रक्चर जो है, बॉडी स्ट्रक्चर जो कितने ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, सी हॉर्स का अलग ही स्ट्रक्चर होता है, स्टारफिश का अलग ही स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टोपस के 8 उसके लिम्स होते हैं, हाथ होते हैं। ठीक है, लेकिन फिश के तो बिल्कुल भी हाथ नहीं होता। तो हम इन सब को एक ही कैटेगरी, मतलब 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करके इन सब की स्टडी जो है आसानी से नहीं की जा सकती। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये जो क्लासिफिकेशन थी ये जो क्या हो गई, ये हो गई फेल। ओके स्टूडेंट, तो देयर इज नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक टू बी यूज एज अ बेसिस फॉर मेकिंग क्लासिफिकेशन और मेकिंग ग्रुप और मेकिंग डिवीजन।
तो हमें अब ये मतलब कैसे पता चलेगा, हमें ये चीज़ डिसाइड करनी थी कि आखिर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक समझते हो, पहले कैरेक्टरिस्टिक को समझो। कैरेक्टरिस्टिक होता है मतलब लक्षण, अगर बात करें तो, है ना। तो मतलब आप अपने आप को ही ले लो कि आपके जो लक्षण हैं आपके फ्रेंड से आपको अलग किस तरह से करते हैं, है ना। हो सकता है कि उसको पिज़्ज़ा खाना पसंद हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको फास्ट फूड से मतलब एलर्जी हो, मतलब आप खाना पसंद ना करते हो। तो ये क्या हो गया, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, है ना, कि लक्षण हो गए। तो उसी तरह से क्या कि इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो मतलब अलग अलग थे, इसीलिए ये वाला सिस्टम जो था वो फेल हो गया। तो अब हमें कोई ऐसा सिस्टम डिसाइड करना था जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, चीज़ों को क्लासीफाई कर सकें, उनको उनका ग्रुप बना सकें, उनको हम डिवाइड कर सकें। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक पत्थरों से बनी दीवार को देखें, तो क्या होगा, डिफरेंट साइज के जो हैं पत्थर लगे होंगे पत्थरों की दीवार में। ठीक है, और स्टोन ऑफ वॉल हैव डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स ऑफ स्टोन। ओके, तो डिफरेंट टाइप के स्टोन्स और शेप्स होंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट कि जो नीचे वाले जो पत्थर होंगे, नीचे वाले जो स्टोन्स होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि दीवार का स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का है। ठीक है, बजाय कि ऊपर वाले, क्योंकि जैसा जैसा नीचे से बनता जाएगा वैसे वैसे ही क्या होता जाएगा, ऊपर स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस बेस के ऊपर हमने अब ये एग्जांपल देने से ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिया, ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि अब हम एक क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, क्योंकि हमारी जो बेसिक यूनिट है लाइफ की वो क्या है, वो है हमारी सेल। ठीक है, क्योंकि सेल से ही हमारे हर बॉडी का जो है, सेल से टिश्यू बनते हैं। ठीक है, हमें पता है क्या कि सेल से टिश्यू बनते हैं। ठीक है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है। ठीक है, और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से पूरी हमारी क्या बनती है, बॉडी बनती है ना, पूरी बॉडी की जो है। तो देखो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इन सब की सबसे बेसिक यूनिट पे जाओ तो वो क्या है, सेल। इसका मतलब कि अगर सेल में चेंजेस आ गया तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स भी जो हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। तो अगर हम इसकी स्टडी कर दें तो काफ़ी हद तक, ठीक है, ये बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट होता है इनकी क्लासिफिकेशन करना। तो हम सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि हम सेल की अगर हम क्लासिफिकेशन कर दें तो हम पूरी स्टडी कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, थोड़े बहुत तौर पे शुरू में क्या सेकंड जो स्टेप था फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बाद, सेकंड क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, सेल के ऊपर जो है किया गया कि सेल की क्लासिफिकेशन की गई, फिर उसके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी क्लासिफिकेशन की गई। चलिए फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, जब तक अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया हो तो नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। सो स्टूडेंट्स, अब हमें जो क्लासिफिकेशन देखनी है वो किसके बेस पे देखनी है, सेल्स के ऊपर, कि सेल्स के ऊपर कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें पता है यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसके अंदर देखो ये ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर। अभी आपने 5th चैप्टर जो पढ़ा होगा उसमें आपने अच्छे से सेल के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेल्स के बारे में अच्छे से पता हो। ठीक है, तो जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है वो एक, पहली बात तो सेल जो होता है, सेल खुद एक मेम्ब्रेन से जो होता है बाउंड होता है, उसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइन होता है, और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका सेल जो है, ये जो सिंगल सेल है, अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड है, तो अगर दूसरा सेल जो है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये सेल और दूसरा सेल ये दोनों डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग रह सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा ही कोई दूसरा सेल हो जो कि जिस पे मेम्ब्रेन ना हो, जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो, वो क्या हो जाएंगे, वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसका न्यूक्लियस है जिसका मेम्ब्रेन है और जो विदाउट मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इनमें ये क्या होंगे, ये डिफरेंट रहेंगे लेकिन टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, वो अलग टाइप का टिश्यू होगा। ये जो है अगर मर्ज हो गए और फिर टिश्यू बना रहे हैं तो वो अलग टाइप का टिश्यू होगा। ठीक है, तो एक डिफ्रेंशिएशन तो बच्चों हमारी यहीं आ जाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि अमोइबा होता है आपका,
ठीक है। अमोइबा देखा होगा, अमोइबा क्या होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। मतलब अमोइबा जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब वो अपने इसी सिंगल सेल से सारे काम करता है अपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, उसके अलावा इजेशन, डाइजेशन, ठीक है, ये सारे प्रोसेस जो है वो सिंगल सेल से ही करता है। तो इसके अंदर क्या है कि मतलब कोई अलग से, क्योंकि सिंगल सेल है तो जाहिर सी बात है एक से ही करना पड़ेगा, लेकिन कुछ हमारे सेल्स जो होते हैं, कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके अंदर सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है। अब सेल्स का जब भी ग्रुप बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर आ जाएगी बच्चों। क्या? डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अलग अलग काम जो है वो डिवाइड हो गया अलग अलग सेल्स के लिए, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हम अपनी बॉडी को ही ले लेते हैं, तो हमें पता है कि जो हम रेस्पिरेशन का जो हमारा प्रोसेस होता है वो मेजर पार्ट जो होता है वो हमारा लंग्स करता है। डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा स्टमक करता है। उसके अलावा जो हमारा एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारी किडनीज करती हैं, ओके। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वो हमारा हार्ट करता है, ठीक है। हार्ट और हमारे आर्टरीज और वेन्स जो है एक संग मिलके जो काम करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं कि अलग अलग सेल ने अलग अलग काम करने स्टार्ट कर दिए, या अलग अलग सेल ने अलग अलग तरह के ग्रुप बना दिए, ठीक है। और उन ग्रुप से अलग अलग टाइप के टिश्यू बने हैं। उन अलग अलग टिश्यू के फंक्शन भी डिफरेंट हैं और वो डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, तो इसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो आपका किस में होता है, वो प्लांट्स में होता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हो कि प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग में कितना डिफरेंस है, ठीक है। उनके जो सरफेस होता है, उनका जो आउटर बॉडी का पार्ट होता है वो एकदम हार्ड होता है, क्योंकि देखो अब यहाँ पर लिविंग सेल और डेड सेल का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। हालांकि प्लांट्स के अंदर सारे सेल जो होते हैं वो डेड सेल नहीं होते, कुछ उसके अंदर लिविंग्स भी होते हैं और कुछ उसके अंदर डेड भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स भी आपने इससे पहले वाले क्लास मतलब 5th चैप्टर में जो है आपने पढ़ा होगा। तो आज की इस वीडियो में हमें इतनी बात करनी थी, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके बच्चों। जब तक के लिए बाय बाय।